मेरी पत्नी के पास हमेशा बहुत सारे पैसे रहते थे, लेकिन हम लोग तो बहुत गरीब थे और जो काम वह करती थी उससे इतने पैसे नहीं आ सकते थे। इसलिए मुझे उस पर शक हो गया था। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसे देखकर तो कोई मरा हुआ इंसान भी वापस आ सकता था। वह किसी के भी दिल में भावना जगा सकती थी। मैं नहीं चाहता था कि वह घर से बाहर जाए। मैं कहता था कि उस पर किसी की नज़र भी ना पड़े, क्योंकि वह थी ही इतनी सुंदर। वह ना जाने आजकल क्या कर रही थी कि पैसे खत्म ही नहीं होते थे। एक दिन मैंने उसके कपड़ों के ऊपर कैमरा लगा दिया ताकि मैं देख सकूं कि वह पूरा दिन क्या करती है। और जब कैमरे की रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई तो मैं यह देख के हैरान रह गया कि सुबह से लेकर शाम तक उसने एक नहीं बल्कि ना जाने कितनों के साथ बार बार। आज मुझे मेरे दोस्त ने फ़ोन किया और कहने लगा कि तेरे पास अब कुछ नहीं बचा, तो एक काम कर, अपनी पत्नी को छोड़ दे। यह बात सुनकर मैं बहुत गुस्सा हो गया और मैंने अपने दोस्त को बातें सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया। फिर अपनी टांगों की तरफ देखा। अगर मैं अपाहिज हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पत्नी को किसी को भी दे देता। आखिर क्यों यह पहली दफ़ा नहीं था कि किसी ने ऐसी बात की थी। लोग कहते थे कि तेरी पत्नी बहुत सुंदर है और तू तो बिस्तर पर पड़ा है और तुझे छोड़कर चली जाएंगी। और अगर वह नहीं जा रही है तो तू खुद उसे अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दे, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा कर रहा है। मुझे अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार था। हम लोगों ने घर से भागकर शादी की थी, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया था। पहले मैं हट्टा कट्टा जवान था, मेरे पास पैसे थे, मैं अच्छा काम करता था और घर को अच्छे तरीके से चलाता था। एक दिन मेरी पत्नी कहने लगी कि वह भी काम करना चाहती है। वह शादी से पहले भी कोई ऑनलाइन काम करती थी, पर मैंने अपनी पत्नी को कहा तुम्हें कोई काम नहीं करना है, तुम्हें बस घर को संभालना है। मैं अपने आप को हमेशा सुंदर बनाकर रखना है। मैं बाहर से जितना भी थक कर आऊँ, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो जाएंगी। और वह इसी तरह घर को संभाल रही थी। हम लोग बहुत खुश थे। मेरी पत्नी कहती थी कि जब हमें अपना परिवार शुरू करना चाहिए, पर मैं कहता था कि पहले थोड़े पैसे जमा कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चा इस दुनिया में आए और फिर उसको खिलाने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। मैं 2 जगह काम करता था, लेकिन अपनी पत्नी की सारी ज़रूरतों को पूरा करता था। वह मेरे साथ बहुत खुश थी। जो कुछ भी कहती थी मैं उसे लेकर देता था। हर महीने उसके लिए एक अच्छी साड़ी लेकर आता था। अब तो खुद कहती थी कि मुझे इतने सारे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे उसके लिए चीज़ें लाना अच्छा लगता था। और जब आपको किसी इंसान से प्यार होता है तो आपको उसके लिए शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आपका दिल करता है कि मैं उसके लिए कोई न कोई चीज़ ज़रूर लेकर जाऊँ। उस दिन भी तो उसी के लिए साड़ी खरीद रहा था जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी दुकान में ही घुस आई। पता नहीं उस गाड़ी वाले के दिमाग को क्या हो गया था, या फिर शायद गाड़ी के ब्रेक फेल थे। वह गाड़ी को संभाल नहीं सका। मैं तो खड़ा शॉपिंग कर रहा था, लेकिन वह सीधा आकर मुझ में लग गया और मेरी टांग टूट गई। जब मुझे डॉक्टर के पास ले गए, बहुत बड़ा मसला बन गया। मेरी पत्नी बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, पर यह नहीं पता था कि इतना समय लगेगा। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ लोग को बाद में चलने में मुश्किल होती है, पर यहाँ पर मेरी टांग पूरी तरह से टूट गई थी और दूसरी टांग पर भी असर पड़ रहा था। अब मैं बिस्तर का ही सहारा लेकर रह गया था। एक नौजवान इंसान जो अपने काम खुद करने वाला होता है, अचानक से यूं बिस्तर पर पड़ जाए, उसके लिए इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब इससे बुरा और बहुत कुछ होने वाला था, क्योंकि हमारे घर में जो पैसे पड़े थे वो मेरे इलाज में लग गए और अब हमारे घर खाने के लाले पड़ गए थे। मेरी पत्नी ने कहा कि मेरी एक दोस्त है, उसने घर में एक इंटरनेट कैफ़े बना रखा है, तुम कहते हो तो वहाँ चली जाती हूँ। पर मैंने उसे मना कर दिया। मेरी पत्नी फिलहाल तो चुप थी, कुछ नहीं कहती थी, बस कहीं से पैसे ले लेती थी, किसी से उधार लेती थी, या कोई मोहल्ले का आदमी खाना दे जाता था तो थोड़े में गुजारा कर लेते थे। लेकिन एक दिन कुछ बड़ा ही अजीब हुआ। जब वह मेरे लिए खाना लेकर आई तो मैंने देखा कि दाल बहुत ही कम थी। मैंने कहा कि आओ मिलकर खाते हैं, तो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं खाना, आप खा लो, मेरा पेट भरा हुआ है। मैंने कहा कि तुमने खाया ही क्या है तो तुम्हारा पेट भरा है? तो कहने लगी मेरा पेट भरा ही रहेगा, क्योंकि आपको खाने की ज़रूरत है। मैं नहीं खाऊंगी तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद वह सारी रात रोती रही। मैं तो बिस्तर पर पड़ा था, फिर भी बार बार उसे अपने पास बुलाता था। मैं कहता था कि आकर मेरे पास लेट जाओ। मैं उसके कंधे पर हाथ रखता था, उसके आंसू साफ करने की कोशिश करता था, पर मैं बढ़कर उसे गले भी नहीं लगा सकता था।
मैं उसे खुद ही पास बुलाता था। कभी वो आ जाती थी तो कभी नहीं आती थी, क्योंकि हर वक्त रोती रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, हर वक्त रोती रहती थी। अपनी तकलीफ़ तो इंसान बर्दाश्त कर ही लेता है, लेकिन जिससे प्रेम करता है उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। मैं भी अपनी दीपिका को इस हाल में नहीं देख सकता था। मैं उसे बहुत प्यार करता था, पर क्या करता, अपनी टांगें हिला जुलाने की कोशिश करता था। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर तो हम घर नहीं बुला सकते थे। यहाँ पर एक हकीम था, उसको बुलाते थे, लेकिन वह भी कहता था कि कोई उम्मीद नहीं है, तुम्हें शायद सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी, या अगर तुम्हें कोई बाहर के मुल्क ले गया तो शायद वह लोग इलाज कर ले, क्योंकि उनके पास बहुत सी सुविधाएं होती है जो हमारे पास नहीं होती। पर मुझे कौन बाहर लेकर जाता, हमारे पास इतने पैसे कहाँ थे, मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी कि अगर मैं ठीक हो जाता तो मैं अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करता, लेकिन अपनी पत्नी को यूँ परेशान नहीं होने देता। फिर एक दिन कहने लगी कि मेरी एक दोस्त है, उसने घर में ही नेट कैफ़े बनाया है, मैं वहाँ जाकर ऑनलाइन काम कर सकती हूँ, थोड़े बहुत पैसे आने लगेंगे, पर उसके लिए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। शायद मैं रात को देर से भी आऊँ, लेकिन आपके पास आपका खाना और इस्तेमाल की सारी चीज़ें रख जाऊँगी। मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर होता है ना। मैंने उसे कहा कि नहीं, तुम नहीं जाऊँगी। मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता था, पर अब मामलात ऐसे थे कि अगर वह नहीं जाती तो हमारे पास खाने को एक दाना भी नहीं था। इसलिए मैंने उसे ज़्यादा नहीं रोका। इंसान मजबूर हो जाता है तो फिर इस तरह की हरकत करता है। इंसान की मजबूरी उससे सब कुछ करवाती है। मेरे कुछ दोस्त थे जिनसे मैं कभी भी उधार नहीं लेना चाहता था, और उन्होंने मुझे उधार दिया भी तो ताने देकर, पर मैंने फिर भी उनसे उधार लिया, क्योंकि मुझे पता था कि उनके ताने तो मैं सहन कर लूँगा, लेकिन पेट की भूख को कैसे सहन करूँगा, और अपनी पत्नी को भी भूखा नहीं देख सकता था। उन लोगों ने मुझ पर हंस हंस के मुझे उधार दिया, जैसे वह इस बात पर खुश हो रहे थे कि आज यह हमारे नीचे आ गया है। उन्होंने पैसे मेरे मुंह पर मारे थे, पर मैं तो मर्द हूँ, और मर्द तो यह सब कुछ बर्दाश्त करता है। कभी बॉस की गालियाँ सुनता है, कभी अपने से ऊपर किसी बंदे के धक्के खाता है, लेकिन अपने परिवार के लिए यह सब कुछ सहन कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने 4 पैसे कमा के घर ले जाना है तो मेरे परिवार वाले खाना खा पाएंगे। मैं तो यूं चारपाई पर ही पड़ा था, पर यह सब कुछ हो रहा था। अब मेरी पत्नी उसकी सहेली के घर जाने लगी। उसकी सहेली को मैं जानता था, और मुझे यह भी पता था कि उसने घर में नेट कैफ़े बनाया हुआ है। वह यहाँ से थोड़ा दूर रहती थी। शुरू में तो मेरी पत्नी रात को वापस आ जाती थी, कहती थी कि काम हुआ है, कभी कहती थी कि आज एक आर्टिकल लिखा है, 700 से 800 बन जाएंगे, और कभी कहती थी कि आज दोहे लिखे हैं। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। वह घर के काम भी करती थी और मेरे काम भी करती थी, खाना भी बना कर जाती थी। एक दिन वह वापस आ गई तो मेरे कदमों के पास बैठी और वहीं पर सो गई। मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं जगाया कि बेचारी अभी तो सोई है। लेकिन वह बीच रात में जग गई और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, आपके तो होंठ सूखे हो रहे हैं, आपको प्यास लगी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने कहा कि तुम इतने शांति से सो रही थी, तुम्हारी नींद तो बहुत कच्ची है, मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। ऐसे होते हुए इंसान इतनी गहरी नींद में तब सोता है जब वो बहुत ज़्यादा थका होता है। मुझे अंदाजा था कि तुम बहुत थक गई हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस बात पर भी वो रोने लगी। उसने कहा कि आपको प्यास लगी थी और आप मेरी नींद की परवाह कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं किया करे, चाहे मुझे 1000 दफ़ा ही सही, पर मैं आपका काम करूँगी। मैं हूँ ना आपके काम करने के लिए। उसने मुझे पानी पिलाया और मैंने कहा कि मेरे पास ही लेट जाओ, तो वह मेरे कंधे पर सर रख कर लेट गई। मेरी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन मैंने अपने आंसू उससे छुपा लिए। शायद वह भी रो रही थी, पर वह भी आंसू छुपा रही थी। हम दोनों ही रोते रोते सो गए, क्योंकि सुबह उठकर उसे फिर से जाना था। दीपिका हमेशा से ही खामोश रहने वाली लड़की थी, चुप रहती थी, अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करती थी। वह लड़कियां होती है ना जो बहुत ज़्यादा बोलती है, वह ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, बस सीधी बात करती थी। मुझसे पहले उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं था। उसने मुझसे ही प्यार किया और मेरे लिए अपने घर वालों को भी छोड़ दिया। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा गरीब थे और मेरे घर में सिर्फ मेरा बाप था जिसने दूसरी शादी कर रखी थी। मेरे घर में तो मेरी माँ भी नहीं थी। माँ होती तो सही होता। हम लोगों ने जब यह फैसला किया तो हम बहुत खुश थे, हमें किसी बात का भी डर नहीं था।
परवाह नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के तो अपने माता पिता थे ही नहीं। इस बात की परवाह नहीं थी। हमें ऐसा लगता था कि हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। कुछ लोग कह रहे थे कि तुम लोगों के साथ यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने दिल दुखाया है। लेकिन जब मेरी सुबह आँख खुली तो मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं थी, पर मैंने देखा कि वो नाश्ता पानी और मेरी ज़रूरत का सारा सामान एक तरफ रख कर चली गई थी। मैं सोचने लगा कि इतने जल्दी कैसे चले गई। शाम हुई तो वापस आ गई। मैंने कहा कि तुम आज जल्दी आ गई। उसने कहा जल्दी गई थी इसलिए जल्दी वापस आ गई। मुझे उसकी बहुत याद आती थी। जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसे किसी अपने की ज़रूरत होती है, और मेरा अपना मेरी पत्नी के अलावा और कोई नहीं था। उसने कहा जल्दी वापस नहीं आई हूँ, अभी मुझे जाना है। लेकिन यह देखो मैं कितना सामान लेकर आई हूँ। मैं देखकर हैरान रह गया। उसके पास बहुत सारा सामान था। उसने दोनों हाथों में सामान उठाया हुआ था। वह सामान रसोई में रखने लगी। कुछ सामान ऐसा था जो कमरे में भी रख रही थी। सिर्फ सब्जी और खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, बल्कि वह मेरे लिए बिस्किट भी लाई थी। ऐसी चीज़ें भी लाई थी जो हमने इससे पहले कभी नहीं खाई थी। मैंने कहा कि यह इतनी सारी चीज़ें तुम कहाँ से लेकर आई हो? तो कहने लगी कि आपको पता तो है, मुझे काम करते 1 महीना हो गया है। आज मुझे पगार मिली है। ऑनलाइन काम के पैसे आए हैं मेरी सहेली के अकाउंट में। उसने मुझे पैसे निकाल कर दिए। तो मैंने सोचा कि पहले घर का सामान ले आती हूँ। आपकी दवाइयाँ भी लेकर आई हूँ, और इस महीने हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे। मुझे डॉक्टर के पास ले जाना भी एक संघर्ष था, क्योंकि मैं ना तो रिक्शे में बैठ सकता था और ना ही किसी और चीज़ पर। मेरे लिए टैक्सी बुक करवानी पड़ती थी। मैंने कहा कि नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। वैसे भी डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। उसने कहा कि डॉक्टर के पास जाएंगे, पता करेंगे आप ठीक हो रहे हैं या नहीं। मैंने कहा कि तुमने सारे पैसे लगा दिए। तो उसने कहा कि सारे नहीं, थोड़े से। पर मेरी पत्नी तो मुझे रोज आकर कहती थी कि ज़्यादा पैसे नहीं बन रहे हैं। फिर ये कैसे हो सकता था कि इतना सारा सामान लेकर आई, फिर भी उसके पास पैसे बच गए। अब उसके चेहरे पर एक अजीब तरह का सुकून था। मैंने कहा कि क्या बात है दीपिका? तो उसने कहा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह बड़ी अजीब है, यहाँ पर कभी कभी सब कुछ ठीक नहीं होता। अगर आप यह कहेंगे, हम तो बहुत सारे पैसे कमाते हैं और अपने सारे काम कर लेते हैं, तो उन पैसों को कमाने के लिए भी तो इंसान को इतना काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करनी पड़ती है। वह कहीं बाहर नहीं जा सकता, अपनी मर्जी से अपना समय नहीं गुजार सकता, हर टाइम काम करता रहता है। उसके पास पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन उसकी सेहत भी खराब हो जाती है, और उसके पास अपने लिए इस दुनिया में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, और अपने परिवार के लिए भी समय होता है। बस फिर वह पैसे कमाने की मशीन बन जाता है। खोना ही पड़ता है, तब कहीं बाहर जाकर ही कुछ मिलता है। और मैं अपनी पत्नी को खो रहा था। वो पूरा दिन घर से बाहर रहती थी, अब तो रात को भी घर से बाहर रहने लगी। जब आती थी थोड़ी देर आराम करती थी, खाना वगैरह बनाती थी, उसके बाद फिर से चली जाती थी। अब तो उसने खाना बनाने के लिए एक औरत भी रख लिया। मैंने कहा कि ये खर्च तो हम नहीं उठा सकते। तो वह कहती थी कि अगर मैंने काम नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, और खाना बनाने में मेरा बहुत समय जाता है, इसलिए जितना समय बचेगा उसमें इसकी पगार भी निकल आएंगी और थोड़े ज़्यादा पैसे भी बन जाएंगे। अब मेरी पत्नी सिर्फ पैसों की ही बात करती थी, हर टाइम हिसाब किताब की बातें करती रहती थी। हमारी वह बातें तो ख़त्म ही हो गई। एक दिन मैं उसे याद करवाने लगा कि हम कैसे मिले थे, कैसे मैं तुम्हें देखकर देखता ही रह गया था, और मैंने तुम्हें सीधा कह दिया था कि मैं तुम्हें अपनी सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारनी है। वो कहने लगी कि हाँ हाँ याद है। वो पूरी तरह से मेरी बात नहीं सुन रही थी। जिसे कोई पुरानी बात याद नहीं आती। मैं बीमार आदमी बिस्तर पर पड़ा था। मेरा दिल करता था कि मेरी पत्नी मेरे पास बैठे, बस वह मेरे गले लगी रहे तो मैं ठीक रहता। जब तक वह मेरे पास बैठी रहती मुझे ठीक लगता था, पर जब वह मुझे अकेला छोड़कर चली जाती थी तो ऐसा लगता था कि अपनी जान ले लूँ, आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि मुझसे कोई बात करने वाला नहीं होता था और ना ही मुझे कोई नज़र आता था। खाना बनाने वाली औरत भी खाना बनाकर चली जाती थी। अब मैं उसी से बातें कर लेता था। वह इसी मोहल्ले की रहने वाली थी, उसका नाम सुमन था। वह मुझे भाई कहती थी और कहती थी कि मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगी। कभी कभी मेरे लिए प्रसाद भी ले आती थी। मुझे आपकी पत्नी बहुत अच्छी लगती है, आपके लिए इतना कुछ कर रही है। आजकल कौन सी पत्नी ऐसा करती है? अगर ऐसे पति बिस्तर पर पड़ जाए तो पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है, और वह भी ऐसी औरत जो इतनी ज़्यादा सुंदर है कि उसे कोई भी मर्द मिल सकता है। वह फिर भी आपके लिए दिन रात काम भी कर रही है और आपके साथ ज़िंदगी गुजार रही है। मुझे सुमन की बात पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि क्यों नहीं गुजारेंगी,
वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मुझसे घर से भागकर शादी की है। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। और जब मैं पैसे कमाता था ना, तो मैंने उसे रानी की तरह रखा हुआ था और उसे कोई काम करने नहीं देता था। वह जो मांगती थी मैं फ़ौरन लाकर देता था। सुमन कहने लगी, साहब मेरा वह मतलब नहीं था, मैं तो यह कह रही थी कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। मैंने कहा कि हाँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और वह मेरी है, सिर्फ मेरी है। वह कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ना ही कभी जाएंगी, क्योंकि वह मेरे बगैर नहीं रह सकती। पर जब सुबह सुबह मेरी पत्नी मेरे पास आई तो मैंने कहा कि कितने दिन हो गए हैं, तुमने मेरा हाल भी नहीं पूछा, मेरे पास भी नहीं बैठी, मुझे गले से भी नहीं लगाया। बात कुछ ऐसी भी ठीक थी। हम लोगों की ज़िंदगी और हमारी शादी दांव पर लगी हुई थी, क्योंकि मेरी जो हालत थी, मैं अपनी पत्नी की इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकता था। मैं ना तो उसके लिए कोई पैसे कमा सकता था, ना ही घर के किसी काम में उसकी मदद कर सकता था। यहाँ तक कि मैं उसकी ज़रूरत को पूरा भी नहीं कर सकता था। अब तक उसने इस बारे में कोई बात नहीं की थी, एक दफ़ा भी मुझे जताया नहीं था और मैं भी नहीं बोला था। लेकिन उसके दिल में यह बात ज़रूर आती होगी, क्योंकि अगर मेरे दिल में आ रही थी तो फिर उसके दिल में आना तो जायज़ था, इसमें कोई दोहराई नहीं थी। सोचती तो होगी कि मेरा जवान पति जो मेरे साथ इतने अच्छे से रहता था, अब वो बिस्तर पर पड़ गया है और कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा है। सुमन सही कहती थी, या मेरी पत्नी मुझे कभी भी छोड़कर जा सकती है। एक दिन वह मेरे पास बैठी और अपना पर्स वहीं पर रखकर भूल गई और खुद नहाने के लिए चली गई। जब मैंने उसके पर्स को देखा, मैं कभी भी उसके पर्स में हाथ नहीं डालता। मुझे देखने की क्या ज़रूरत थी उसके पास कितने पैसे हैं, लेकिन पर पैसे पर्स के अंदर से निकाल कर बाहर आ गए थे। इतने पैसे पर्स में थे कि पर्स ठीक से बंद भी नहीं हो रहा था। पर अभी हफ्ता पहले तो उसने कहा था कि मेरी पगार आई है, तो पगार तो महीने की आती है। फिर उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए थे? उसका पर्स फिर से भर गया और ऐसा एक दफ़ा नहीं हुआ था। अब उसके पास बहुत सारे पैसे रहते थे। वह मुझे डॉक्टर के पास भी ले गई, और उस डॉक्टर के पास नहीं जिसके पास हम जाया करते थे। यानी वह मुझे सरकारी अस्पताल नहीं ले गई, बल्कि मुझे प्राइवेट अस्पताल ले गई। और उन लोगों ने मुझे देखा और अच्छी खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं ठीक हो सकता हूँ, लेकिन इलाज बहुत लंबा है और पैसा बहुत लगेंगे। मेरी पत्नी ने कहा कि पैसों की परवाह नहीं है, बस आप इलाज के बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि पहले 3-3 महीने के लिए कुछ दवाइयाँ खानी होगी, उसके बाद हम एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे। इतने में तो हो ही जाएगा कि आप बैसाखी पकड़कर खड़े हो जाए। फिर आप इस तरह के काम तो कर सकते हैं ना, कि जैसे रिक्शा चलाना, वह तो आप बैठकर भी चला सकते हैं। अपना रोजगार भी कमा लेंगे और किसी के ऊपर निर्भर रहने की भी ज़रूरत नहीं होगी। यह खबर तो बहुत अच्छी थी। मेरी पत्नी जब वापस आई तो मैंने कहा कि इतने अच्छे डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत थी, देखो उसने कितने सारे पैसे ले लिए। वह कहने लगी कि इतनी अच्छी डॉक्टर के पास गए हैं, उसने इतनी अच्छी खबर भी तो सुनाई है, वरना सरकारी अस्पताल वाले तो कह रहे थे कि आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि अगर पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कि पगली, बाहर के मुल्क जाने में तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, बाहर के मुल्क कैसे ले जाएंगी? उसने कहा, मैं ले जाऊंगी। मैं अपनी पत्नी के लिए आजकल बहुत परेशान था। ठीक है, मैं मर्द था, मैंने पैसे कमा लिए थे और मुझे पता था कि पैसे कमाने कितने मुश्किल होते हैं। अगर कोई इतने सारे पैसे कमाता है तो वैसे ही नहीं कमा लेता। आजकल तो 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए यही काफ़ी है। फिर मेरी पत्नी के पास हजारों रुपये कहाँ से आ रहे थे? कुछ तो ऐसा था जो वह मुझे बताती भी नहीं थी। मैं जब उससे काम के बारे में पूछता तो यह कहती थी कि हाँ, बस चल रहा है, काम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आजकल वह ज़्यादा थकी हुई नहीं होती थी। एक दिन सुमन मेरे पास आई और कहने लगी, साहब मुझे तो आप पर तरस आता है, आपकी पत्नी आपके साथ बहुत बुरा कर रही है। मैंने कहा, क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम, क्या बुरा कर रही है? यह वही सुमन थी जो कल तक मेरी पत्नी की तारीफ करती थी और अब कह रही थी कि मेरे साथ बहुत बुरा कर रही है। राम राम, हम तो गरीब लोग हैं, हम कुछ बोलेंगे तो हम पर इल्ज़ाम लग जाएगा। पर आपकी पत्नी जो आजकल कर रही है ना, बहुत बुरा कर रही है। पर हाँ, फिर जिसका पति ऐसे बिस्तर पर पड़ा हो, वह यह ना करे तो क्या करे? वह भी तो इतनी सुंदर है। मैं उसकी बातों का मतलब समझ नहीं रहा था, लेकिन वह ऐसा कैसे कह सकती थी? कहते हैं कि जब तक आग नहीं लगी होती तब तक धुआं नहीं उठता। फिर ये धुआं कहाँ से उठ रहा था? मैंने दीपिका से पूछा कि तुम क्या काम करती हो? तो उसने कहा कि आपको तो पता है कि मैं आर्टिकल राइटिंग का काम करती हूँ। मैंने कहा कि आर्टिकल राइटिंग के काम में इतने सारे पैसे तो नहीं होते। तो कहने लगी कि कौन से पैसे?
वो पैसे, अरे वह मेरे पैसे नहीं थे, वह तो मेरी सहेली के थे, उसने मेरे पास रखवाए थे। इस बात के पीछे कोई सच्चाई नज़र नहीं आ रही थी। भला वह अपने पैसे क्यों उसके पास रखवाएंगी? और फिर वह उन पैसों को घर भी लेकर आई। और आजकल जो घर में चीज़ें आ रही थी उनका क्या? अभी तक मुझे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि हमने जिस डॉक्टर से चेकअप करवाया था उसकी फीस हजारों में थी। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जो सीसीटीवी कैमरे का काम करता था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुझसे मिलने के लिए आया। तो मैंने उससे कहा कि मुझे एक छोटे से कैमरे की ज़रूरत है। ऐसा कैमरा चाहिए जो किसी के भी सामान के ऊपर चिपका दो और उसे पता भी ना चले और सारी रिकॉर्डिंग भी कर ले। उसने कहा, यार ऐसा कैमरा तो बड़ा महंगा होता है। मैंने कहा कि मुझे ख़रीदना नहीं है, बस एक दिन के लिए चाहिए। तू मेरा दोस्त है ना, बस एक दिन के लिए मुझे दे दे, मेरी मदद कर। उसने कहा ठीक है, मैं कल ले आऊँगा। मेरी पत्नी से मैंने फिर से पूछा तो अब वो गुस्सा हो गई। ऐसा लगने लगा कि जैसे छुपा रही है। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो गुस्से से कहने लगी कि आप क्यों बार बार पूछते हो कि मैं क्या काम करती हूँ? आपको नहीं पता कि मैं क्या काम करती हूँ? शादी से पहले भी तो करती थी। वह शादी से पहले आर्टिकल राइटिंग का काम करती थी, लेकिन वह मुझे यह भी बताया करती थी कि इस काम में कोई पैसा नहीं है, इतने से पैसे में गुजारा नहीं होता। और मैं उसे कहता था कि जब शादी हो जाएंगी तो फिर तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वह इस काम से परेशान थी, लेकिन आजकल वह यह काम बहुत खुशी खुशी कर रही थी। मेरे पास तो बिल्कुल नहीं आती थी। मैं यह कैसे भूल सकता था कि यह बात वाकई बिल्कुल सच थी। ठीक है, मेरे हालात अगर किसी भी मर्द के हो और उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा सुंदर हो तो वह उसके साथ इतना समय नहीं बिताएंगी और उसे छोड़कर चली जाएंगी। और मुझे ऐसी हालत में पड़े हुए 11 महीने हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि 1 साल हो जाए, आपकी सेहत थोड़ी अच्छी हो जाए तो फिर हमें छोटा सा ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर ने भी कहा था कि आप आ जाए ताकि इलाज शुरू कर सके। और मेरी पत्नी भी कह रही थी कि ऑपरेशन के पैसे भी मैंने जमा कर लिए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए एक रिक्शा भी ले लेंगे। रिक्शा कौन सा सस्ता मिलता है? यह मेरी पत्नी जो बातें कर रही थी, या तो वह बेवकूफ़ थी और या फिर ज़्यादा ही समझदार बनने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन मेरा दोस्त वह कैमरा ले आया और उसने मुझे सब कुछ समझाया। उसने मुझे फ़ोन भी दिया। उसने मुझे समझाया कि कैमरे की जो भी वीडियो बनेगी वह इस फ़ोन में तुम्हें मिल जाएंगी, वाईफाई के ज़रिए तुम्हारे फ़ोन में आ जाएंगी। और यह फ़ोन और कैमरा बहुत ख्याल से इस्तेमाल करना, उसके बाद मुझे वापस कर देना। मैंने कहा कि ठीक है। कैमरा काले रंग का था। मैंने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया। जाने से पहले मैंने उसे कहा कि ज़रा मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाओ, और कैमरा उसके कपड़ों के ऊपर लगा दिया। उसे पता भी नहीं चला और वो मुझसे मिलकर जो चली गई थी, पर फिर वापस पलट गई। मैंने कहा कि क्या हुआ? तो कहने लगी कि आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? मैं तो पहले से ही परेशान था। तो मैंने कह दिया कि मेरे जो हालात है, तुमसे प्रेम नहीं करूँगा तो क्या करूँ? मेरे लिए तुमसे प्रेम करना मजबूरी बन गई है। यह बात पर वह हैरान रह गई। उसने कहा कि क्या आपके लिए मुझसे प्यार करना एक मजबूरी बन गई? मैंने कहा कि मेरा यह मतलब नहीं था, लेकिन सब कहते हैं कि तुम मुझे छोड़कर चली जाऊंगी। तो उसने बहुत अजीब सी बात कर दी। उसने कहा कि मैं अपने आप को कुर्बान कर सकती हूँ, अपने आप को ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं अपने साथ कुछ भी बुरा कर लूँगी, पर आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। फिर उस वक्त मैं गुस्से में था। मुझे उसकी कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। अगर मैं बिस्तर पर पड़ा था और उसने मेरे साथ बेवफाई करनी थी, तो फिर इससे अच्छा तो यही था कि वह मुझे छोड़ ही देती, अपने काम पर चली जाती और मैं उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वह वापस आई, मुझे मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया कि कैमरा वाईफाई से फ़ोन के साथ कनेक्ट हो गया है। और थोड़ी देर के बाद मुझे एक वीडियो फाइल रिसीव होने लगी। मेरी पत्नी बहुत थकी हुई थी। मैं जिस बिस्तर पर पड़ा था वह उसके ऊपर ही मेरे साथ सो जाया करती थी, पर कहने लगी कि आज मैं दूसरे कमरे में सो रही हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसे नहीं रोका, वह जाकर सो गई और मैं कान लगा के सुनने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा खून आग बनकर मेरे रगों में दौड़ रहा है और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने वह फ़ोन अपने तकिए के नीचे रख दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा कि आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आपकी एक टांग तो टूट गई थी, लेकिन दूसरी टांग किसी वजह से सून हो गई थी, लेकिन अब आपकी दूसरी टांग ठीक हो गई है। आप उसे हिला भी सकते हैं और बैसाखी पकड़कर चल भी सकते हैं। यह सुनकर मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खुश थी। यानी जो काम हमें
ऑपरेशन से करना था वो खुद ही हो गया था। डॉक्टर का कहना था कि शायद मेरा शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है और मेरे पूरे शरीर में खून दौड़ा है, जिसके कारण मेरी सून हुई टांग ठीक हो गई है, क्योंकि उसे अब खून मिल रहा है। और यह जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था मैं ही जानता था। डॉक्टर ने मेरी थोड़ी वॉक भी करवाई। मैंने 8 कदम चले थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर जो दिल पर जख्म लगा था उसका क्या करता। जब हम वापस घर गए तो मेरी पत्नी कहने लगी कि अब मैं खुश हूँ। मैं इतने पैसे जमा कर लिए कि आपके लिए एक रिक्शा भी ले लूँगी। अब बैठकर रिक्शा चलाएंगे तो पहले की तरह घर भी आप ही चलाएंगे, तो हम अपना परिवार भी शुरू करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह मेरे साथ सपने सजा रही थी। जब मैंने वह वीडियो फ़ोन पर लगाकर फ़ोन का मुंह उसकी तरफ कर दिया, वह देख के हैरान रह गई और रोने लगी। मैंने कहा कि यह सब करने के लिए जाती थी तुम? यह है तुम्हारा ऑनलाइन काम? तुम अपने आप को बेच रही थी क्योंकि मेरी पत्नी गलत काम कर रही थी। अब मैं भी रोने लगा। वह मेरा पाँव पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसने कहा, और मैं क्या करती? ऑनलाइन काम से बहुत कम पैसे मिल रहे थे, मुझे और कोई काम नहीं आता था। मैंने यह सब मजबूरी में किया है। अगर यह नहीं करती तो आपका इलाज कैसे करवाती? आपको डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाती? घर कैसे चलता? मैंने जो कुछ किया है आपके लिए किया है। मैं वह काम सारी ज़िंदगी नहीं करना चाहती। मैंने पैसे जमा कर लिए हैं, हम लोग अच्छे से देखभाल करेंगे। आप रिक्शा चलाना, मैं घर में बैठूंगी। बस जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाए। माफ़ कर देना, मैं खामोश हो गया था, कुछ नहीं बोलना चाहता था। मेरी पत्नी ने मेरा इलाज करवाया और हमने एक ऑटो भी ले लिया। अब मैं बैठकर ही ऑटो चलाता हूँ। मेरी पत्नी घर में ही रहती है, घर के काम करती है और घर को संभालती है। मैं बैठकर ही ऑटो चला लेता हूँ और अपनी रोजी रोटी कमा लेता हूँ। थोड़ा बहुत इलाज भी चल रहा है। मेरी पत्नी रोज़ मुझसे माफ़ी मांगती है, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ, उससे बात भी नहीं करता। वह रोती रहती है, मुझसे माफ़ी मांगती रहती है, कहती है कि जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। मैं यह नहीं करती तो और क्या करती? कभी कभी सोचता हूँ कि उसने जो कुछ भी किया मेरे लिए, वह मुझे छोड़कर तो नहीं गई। मुझे छोड़कर जाना उसके लिए ज़्यादा आसान था, लेकिन उसने यह सब कुछ किया। समझ नहीं आता कि उसे माफ़ कर दूँ या ना करूँ। मर्द होना, दिल में बात आ जाती है। जब भी उसके करीब जाने लगता हूँ तो मुझे वह सब कुछ याद आ जाता है। वह वीडियो याद आ जाती है। वह वीडियो मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रही है। मुझे वीडियो नहीं बनवानी चाहिए थी। काश मैंने वह सब कुछ नहीं देखा होता तो शायद हमारा रिश्ता बच जाता, लेकिन अब हमारा रिश्ता दांव पर लगा हुआ है। आप लोग मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? और अगर आप में से कोई मेरी जगह होता तो क्या ऐसी पत्नी को माफ़ कर देता? क्या माफ़ करना इतना आसान है? यह तो सच है कि उसने जो कुछ किया हम दोनों के लिए किया, नहीं तो मैं सारी ज़िंदगी बिस्तर पर पड़ा रहता और वह शायद मुझे छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाती। लेकिन आज मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ और पहले से ज़्यादा कमा रहा हूँ। ऑटो चलाने के काम में बहुत पैसा है। आप लोग मुझे बताओ कि मैं अपनी पत्नी को माफ़ कर दूँ या इसी तरह कुछ वक्त उसे पछताने के लिए छोड़ दूँ? अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।